नेपाल से सटे बिहार का एक गांव था औरा। यहीं पर हरिश्चंद्र अपने दो बेटे गुड्डू और सुजीत के साथ रहते थे। पहले हरिश्चंद्र का फर्नीचर का कारोबार था, लेकिन कारोबार डूब जाने के कारण गांव पर ही खेती करने लगे थे। उनका जीवन बहुत ही कष्टमय बीत रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई छोड़ चुके थे। पिताजी, मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा। मुझे एक टेम्पो दिलवा दीजिए, मैं टेम्पो चलाऊंगा। बेटा, मैं अभी जिंदा हूँ, पढ़ लिख कर तू कुछ बन जा। नहीं पिताजी, मैं सोच लिया हूँ, अब मैं टेम्पो ही चलाऊंगा। कुछ जमीन बेचकर एक टेम्पो ला दो, मुझे टेम्पो ही चलाना है। हरिश्चंद्र के लाख समझाने के बावजूद गुड्डू जमीन बेचकर एक सेकेंड हैंड पुराना टेम्पो ले लेता है। सुजीत अपने पिताजी के साथ खेत पर ही काम करने लगता है। बेटे और हरिश्चंद्र के द्वारा जी तोड़ मेहनत के बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरे। एक दिन खेत में, पिताजी, क्यों ना इस बार करेला की खेती किया जाए? मैं भी यही सोच रहा था बेटा। मुझे भी चीनी की बीमारी होने के कारण डॉक्टर ने करेला खाने की सलाह दी है। हरिश्चंद्र अपने खेत में करेला लगा देता है। सुजीत उसकी खूब सेवा करता है। जल्द ही उसमें फूल आ जाता है। जब करेला थोड़ा बड़ा होने लगता है, तभी घमासान बारिश शुरू हो जाती है, जो लगातार एक सप्ताह होती रहती है। नेपाल द्वारा डैम से पानी छोड़े जाने से पूरा क्षेत्र बाढ़ से जलमग्न हो जाता है। घनघोर बारिश और बिजली गिरने की आवाज से पूरा इलाका थर्रा जाता है। एक बिजली एक करेले पर भी गिरती है। देखते ही देखते वो करेला बहुत बड़ा हो जाता है। उधर नेपाल से लगातार पानी आने और घनघोर बारिश से सारा गांव डूब जाता है। तब लोग उस विशाल करेले में सीढ़ी से घुसकर जान बचाते हैं। कुछ दिन पानी निकलने पर, हरिश्चंद्र जी, आपके इस जादुई करेले ने पूरे गांव को बचा लिया। हाँ, ये बात तो है कि आज अगर सुजीत ने जादुई करेला नहीं लगाया होता तो हम सब इस तरह बात नहीं कर रहे होते। भाई, मेरी तरफ से सभी लोगों की जान बचाने के लिए सुजीत को 25,000 रुपए दिया जाता है। मुखिया जी को देखा देखी सभी लोग सुजीत को कुछ न कुछ देते हैं। उससे सुजीत एक पुरानी मिनी बस गांव से शहर लोगों को पहुंचाने के लिए खरीद कर लाता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि आकाशीय विद्युत आकर्षण के इफेक्ट से करेला इतना बड़ा हो गया। कई लोगों को उस करेले का रस पीने से पुराने रोग ठीक होने लगते हैं। हरिश्चंद्र जादुई करेले के पास एक मंदिर बनवा देता है। मंदिर में लोगों का तांता लगा रहता है। भाई साका, अगर ये करेला अपन लोगों के पास आ जाए तो हम उसे अमेरिका को बेचकर खूब पैसे कमा सकते हैं। भाई राका, विचार तो तुम्हारे उत्तम है, लेकिन इतना बड़ा करेला चोरी कैसे होगा? अरे ऐसा करते हैं कि आज रात इसमें घुसकर इसके बीज को चुरा लेंगे और अपने खेत में उसको बो देंगे। वाह दोस्त, क्या आइडिया दिया है। आज रात चाकू छुरी लेकर चलना होगा, करेले को काट कर उसमें से बीज निकालना होगा। रात में राका और साका दोनों मिलकर जादुई करेले के बीज की चोरी करने जाते हैं। जैसे ही करेले को काटने के लिए चाकू लगाते हैं, दोनों को इतना जोर से करंट का झटका लगता है कि सीधा मंदिर के पास जाकर गिरते हैं। उनके हाथों को लकवा मार देता है। दोनों 21 दिनों तक मंदिर की सीढ़ी धोते हैं, तब जाकर उनका हाथ ठीक हो जाता है। हरिश्चंद्र भाई, बाढ़ के कारण पूरे गांव का फसल बर्बाद हो चुका है। इस आपात से उभरने में पता नहीं हमें कितना वक्त लगेगा। क्यों ना हम जादुई करेले से मदद मांग कर देखें? बहुत ही पते की बात की है मुखिया जी आपने। आइए चलते हैं जादुई करेले के पास। हे जादुई करेला, तुमसे गांव के लोगों की हालत छिपे नहीं है। कम से कम 1 महीना दाल, चावल, नमक, चीनी, सब्जी, दूध इत्यादि का पैकेट भी उपलब्ध करवा दीजिए। हरिश्चंद्र, इधर आओ, देखो जादुई करेला से पैकेट निकल रहे हैं। अरे वाह, जो जो सामान हमें चाहिए था
वो सारे आवश्यक सामान इसमें मौजूद हैं। पिताजी, पिताजी, गांव के सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। मंदिर के पास पहले से ही बहुत भीड़ है, क्या करें? बेटा, ऐसा करो कि सारे बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं को एक तरफ कर दो और नौजवानों को एक तरफ। कुछ नौजवानों को पैकेट वितरण करने के लिए ले आओ। बेटा, अपनी बस और टेम्पो को भी ले आओ। जो लाचार हैं यहाँ नहीं आ सकते, उनके घर पर पैकेट पहुँचा दो। देखिए भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव के पास जादुई करेला है और इसके रहते कोई भी आपदा हम पर नहीं आ सकती। हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार करें और अपने पैकेट ले ले। बुजुर्ग और लाचारों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, उनके घर पर पैकेट हमारे सदस्य बस और टेम्पो से पहुँचा देंगे। जादुई करेला के द्वारा लगभग 6 महीने राहत सामग्री दी जाती है। इस तरह लोग आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। इस बार बारिश नहीं होने से सूखे जैसी स्थिति होती है। इस समय का हल ढूंढने के लिए मुखिया जी हरिश्चंद्र को बुलाते हैं। हरिश्चंद्र भाई, हमारे गांव के लिए तथा अगल बगल के गांव के लोग हमारे जादुई करेले से लगातार 6 महीने से सामग्री ले रहे हैं। हाँ मुखिया जी, ये बात तो सही है, लेकिन इस तरह तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। इस बार बारिश का लक्षण भी ठीक नहीं, सूखे का असर है। क्यों ना हम जादुई करेले से पानी की मांग करें और लोगों को नहर खुदाई में लगवा दें, ताकि लोग काम भी कर सकें और मुफ्त के खाने की आदत भी खत्म हो जाए। बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं आपने। चलिए आज ही जादुई करेले से निवेदन करते हैं। हे जादुई करेला, जब जब हमारे गांव पर मुसीबत आई है, आपने हमारा साथ दिया। अब इस सूखे में हमें पानी की जरूरत है। तभी जादुई करेले से एक बहुत बड़ा नल निकलता है। मेरे प्यारे गाँव वासियों, हम लोगों की तकलीफ को देखते हुए जादुई करेले ने हमें पानी प्रदान कर दिया है। अब आप सब नहर की खुदाई करके छोटे छोटे नालियों द्वारा अपने खेतों में पानी ले जा सकते हैं। गांव के लोग नहर नालियां बनाने में लग जाते हैं, लेकिन सूखी मिट्टी होने के कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हरिश्चंद्र जादुई करेले से रिक्वेस्ट कर 3 दिन विशाल करेले से ही गांव तथा उसके आसपास पानी का फुहार करवा देता है, ताकि लोगों को गड्ढा करने में आसानी हो। इस तरह औरा गांव में जब जब संकट आता है, जादुई करेला से वो टल जाता है। इस गांव के लोग बहुत सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं। जादुई मौसम्बी। एक गांव में विभूति नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेचता था। गुब्बारे बेचकर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वह सोच रहा था कोई और काम ढूंढे। विभूति के पड़ोस में गणेश नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन वह पढ़ाई करने के लिए बचपन में ही शहर चला गया था। विभूति और गणेश दोनों ही बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करके गणेश वापस गांव आता है और घर वालों से मिलता है और विभूति से भी मिलता है। कैसा है भाई, तू तो इतने सालों में बदल ही गया। अच्छा, सिर्फ मैं ही बदल गया? तू भी तो बदल गया है। बोल, क्या काम कर रहा है शहर में? क्या बताऊं यार, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ यार, मैं भी कोई खास काम नहीं कर रहा, बस गांव में गुब्बारे बेचने का काम करता हूँ, जिससे 2 वक्त के भोजन का इंतजाम हो पाता है। तो क्यों ना हम मिलकर कुछ नया काम करें। गांव में महंत देव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो लोगों को काम दिलवाता था और नए नए काम करने के सुझाव भी दिया करता था। गांव में महंत देव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो लोगों को काम दिया करता था और नए नए काम करने के सुझाव देता था। विभूति और गणेश सोचते हैं महंत देव के पास जाकर सलाह लें कि आगे क्या करना चाहिए। दोनों महंत देव के पास जाते हैं। कहो, कैसे आना हुआ? हमें आपसे राय लेनी थी। हम कुछ नया करना चाहते हैं। क्या कोई काम आपके पास है जो हम कर सकें? मेरे पास तो एक फलों की दुकान है। उसके लिए कोई अच्छे लोग को ढूंढ रहा हूँ, जो दुकान की अच्छे से देखभाल कर सके और ईमानदार भी हो। जी, हम है ना, हम आपकी दुकान को बहुत अच्छे से चला सकते हैं।
हाँ, गणेश सही कहता है। वैसे कौन से फल की दुकान है? मौसम्बी बेचने का दुकान है, लेकिन मौसम्बी लाने के लिए तुम दोनों को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरे मौसम्बी के बागान पर जाना होगा और वहाँ से मौसम्बी लेकर दुकान पर बेचना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जी हाँ, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आप हमें बस काम दे दीजिए, हम पूरी ईमानदारी से आपकी दुकान को चलाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग ये स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को काम पर रखता हूँ। मैं तुम दोनों को हर महीने तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। महंत देव की दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं आता था। गणेश और विभूति दोनों दुकान की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन से सुबह सुबह मौसम्मी लाने के लिए बागान पर निकल जाते हैं। मौसम्मी लेकर आते हैं और पूरी दुकान में सजाते हैं और लोगों को बुलाते हैं। सभी मौसम्मी खरीदने के लिए आने लगते हैं। महंत देव दोनों की जांच करने दुकान पर आता है। क्या चल रहा है विभूति? जी देखिए, हम मौसम्बी लाकर बेचना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। महंत देव दोनों के काम से संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। दोनों उस मौसम्मी की दुकान को अपनी दुकान समझकर हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक वह सारी मौसम्मियाँ बेच दिया करते थे। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि सभी गांव वाले मौसम्मी लेने के लिए भीड़ लगा लेते थे। कुछ ही महीनों के बाद विभूति और गणेश की मौसम्मी की दुकान की बहुत चर्चा होने लगी और सभी वहीं से मौसम्मी ले जाने लगे। जब महंत देव की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई तो महंत देव सोचता है, इन दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। पूरे गांव में हमारी दुकान की चर्चा रही है। इन्हें हटाकर कोई सस्ता आदमी रख लूं, जिससे मेरे पैसे भी बचने लगेंगे। यह सोचकर वह दुकान पर आता है। सुनो तुम दोनों, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? तुम दोनों बहुत ही आलसी हो। मैंने सुना है तुम सारा दिन दुकान में आराम करके बिताते हो। क्या मैं आराम करने के लिए तुम्हें पैसे देता हूँ? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों सुबह बागान से मौसम्बी लाने से लेकर शाम तक हर एक काम करते हैं और आप कह रहे हैं हम आराम करते हैं। ये बात आपसे किसने कह दी? अरे फालतू की बातें मत करो, मैं सब जानता हूँ। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को काम से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों को सोना ही है तो घर जाकर सो, मेरे दुकान को छोड़ दो। यह सुनकर विभूति को बहुत गुस्सा आता है। ये आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? इतने महीनों तक हमने ही इस दुकान को चलाया है और आप अब अचानक कहते हैं कि हम दोनों आराम करते हैं। अगर हम सारे दिन आराम करते तो फल कैसे बिक रहे हैं? दुकान मेरा है, जहाँ से मौसम्बी लाते हो वो बागान भी मेरी है, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। मैं कहता हूँ तुम दोनों को निकल जाओ यहाँ से, मतलब तुम दोनों तुरंत निकलो। गणेश और विभूति उदास होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इतना अच्छा काम चल रहा था, हर महीने तनख्वाह मिल जाती थी, पता नहीं क्या हो गया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया, उन्होंने हमें काम से क्यों निकाल दिया। अगले ही दिन महंत देव एक कम उम्र के लड़के को दुकान पर काम के लिए रख लेता है और उसे बहुत कम पैसे देता है। जब गणेश और विभूति मौसम्मी की दुकान के पास से गुजर रहे थे तब उन्होंने दुकान पर एक छोटे से बच्चे को बैठा हुआ देखा। वह उनसे बातचीत करने के लिए दुकान पर आते हैं। बातचीत करते वक्त ही उन्होंने उनसे तनख्वाह भी पूछ ली। तनख्वाह जानने के बाद गणेश और विभूति समझ जाते हैं कि महंत देव ने उनके साथ ऐसा क्यों किया है। भाई तू समझ, महंत देव ने ऐसा क्यों किया? हाँ भाई, पैसे बचाने के लिए इन्होंने इस छोटे से बच्चे को काम पर रख लिया है। दोनों उदास होकर गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते तालाब के पास आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वह बातें कर ही रहे थे तभी आसमान से एक मौसम्मी तालाब के पास आकर गिर पड़ती है। गणेश मौसम्मी को उठा लेता है। भाई ये देख, कितनी खूबसूरत मौसम्मी है। हाँ भाई, स्वादिष्ट भी लग रही है, चलो इसे खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे नहीं खाते हैं, मैं इसे माँ को ले जाकर दूँ। को मौसम्मी देते हुए सारी सच्चाई बताता है। महंत देव ने उसके साथ कितना बुरा किया यह भी वह माँ से बता देता है और वहाँ से चला जाता है। मेरे बेटे को उसने काम से निकाल दिया और मैं उसकी दुकान के फल खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। गणेश की माँ को लगता है जैसे वह मौसम्मी महंत देव की दुकान की है, क्योंकि हर रोज गणेश महंत देव की दुकान से ही मौसम्मी लेकर आता था। गुस्से में गणेश की माँ मौसम्मी को बाहर खेत की ओर फेंक देती है।
अगले दिन जब सभी उठते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही विशाल मौसमी का पेड़ उगा हुआ है। गणेश की माँ कहती है, अरे बेटा, मैंने तो कल उस महंत देव की दुकान की मौसमी को यहाँ फेंका था, आज इतना बड़ा पेड़ कैसे आ गया? माँ, वो मौसम्बी महंत देव की दुकान की नहीं थी। वो तो हम जब तालाब के किनारे बैठे थे तब आसमान से गिरी थी। माँ, मुझे लगता है ये जरूर कोई जादुई मौसम्बी है, तभी तो ये एक दिन में इतना बड़ा पेड़ बन गया। दौड़ता हुआ गणेश विभूति के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। दोनों खेत के पास आते हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इस पर जितने मौसम्बी उगेंगे उन्हें ही बेचेंगे। विभूति और गणेश पेड़ से सारी मौसमी तोड़ लेते हैं और कुछ ही घंटों के बाद वो ज्यादा हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें जो मौसमी मिली है वह जादुई मौसमी है। दोनों एक ठेले पर मौसमी बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मशहूर होते होते मौसमी की एक बड़ी दुकान गांव में खड़ी कर लेते हैं। आसपास के गांव में भी मौसमी भिजवाने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। इधर महंत देव ने जिस बच्चे को काम पर रखा था वह दुकान अच्छे से संभाल नहीं पाता और कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता। इसी तरह महंत देव की मौसमी की दुकान वापस पहले की तरह ठप पड़ जाती है। एक गांव में सदानंद नाम का व्यक्ति रहता था। सदानंद गांव में फल का एक ठेला लगाया करता था। फल बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने और अपने माता पिता की जरूरतें पूरी करता था। गांव में ही एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी गांव में सभी लोगों के घर घर जाकर फल बांटा करता था, लेकिन उसे सदानंद का फल का ठेला लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उसके आधे ग्राहक कम हो जाते थे। एक दिन वह सदानंद के पास आकर कहता है, क्या भाई, कैसा है? अच्छा हूँ, तू बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? तेरे इस फल के ठेले की वजह से मेरे आधे ग्राहक कम हो जाते हैं। क्यों ना तू कोई और काम करे और गांव में फल पहुंचाने का काम मुझ तक ही रहने दे। ये कैसी बात कर रहा है? अगर यह ठेला नहीं लगाऊंगा तो माँ पिताजी की जरूरतें कैसे पूरी करूंगा? खुद कहाँ से खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये ठेला नहीं हटा सकता। तू जा यहाँ से। यह सुनकर चंदन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सदानंद बाकी दिनों की तरह ही फल का ठेला गांव में लगाने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन चंदन गांव का सबसे शक्तिशाली गुंडा भीखन लाल से मिलता है। भिखन लाल, मुझे तुमसे एक काम था। भिखन लाल हर काम बढ़िया तरीके से करता है। किसको उठाना है, किसको मारना है, जल्दी से बताओ। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सदानंद के फल के ठेले को हटवा दो और उसे कह दो कि वो इस गांव में वापस कभी फल का ठेला ना लगाए, ना ही कभी फल बेचने की सोचे। ठीक है, काम हो जाएगा। पैसे निकालो। चंदन भीखन लाल को पैसे दे देता है। अगले ही दिन भीखन लाल अपने आदमियों के साथ सदानंद के ठेले के पास पहुंचता है। सदानंद, आज से और अभी से यह ठेला यहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों साहब? क्योंकि हम चाहते हैं। साहब, ये मेरी रोजी रोटी है, ऐसे कैसे हटा दूं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस आज के बाद तुम कभी भी इस गांव में फल का ठेला नहीं लगाओगे और ना ही फल बेचोगे। अगर मैंने तुम्हें इस गांव में फल बेचते या ठेला लगाते हुए देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। नहीं नहीं साहब, ऐसा ना कहें। ठीक है, मैं अब से गांव में फल का ठेला नहीं लगाऊंगा और ना ही फल बेचूंगा। आप मुझे छोड़ दीजिए। सदानंद उसी वक्त अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। यह देख चंदन बहुत खुश होता है। अब से पूरे गांव में फल मैं ही बेचूंगा और कोई नहीं। इतना कहकर वह हंसने लगता है। सदानंद घर आकर चिंता में पड़ जाता है कि अब वह क्या करे। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ चंदन ने ही करवाया होगा, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं करता और आगे क्या काम करना चाहिए इसके बारे में सोचता है। तभी उसके पिताजी वहाँ आते हैं। क्या हुआ बेटा, उदास बैठे हो? पिताजी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा? सदानंद सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। अरे तू रोता क्यों है? मैं बताता हूँ तू क्या कर सकता है। और एक काम कर,
शहर जाकर फल के बीज लेकर आ जा और अपने खेत पर फल उगाकर गांव के लोगों में ना बेचकर शहर के लोगों तक पहुंचा दे। इससे कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। सदानंद शहर जाता है और बेर के बीज लेकर गांव आता है। अपने खेत पर बेर के बीज लगाता है। कुछ ही दिनों में ढेर सारे बेर के पेड़ उगने लगते हैं और उनमें फल आते हैं। यह देखकर सदानंद हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी इतने सारे पेड़ कैसे उग गए। मीठे मीठे बेर की सुगंध से गांव के कई लोग सदानंद के खेत तक आए और बेर खिलाने की जिद करने लगे। नहीं गांव वालों, ये सब बेर आप लोगों के लिए नहीं है। अब मैं गांव में फल नहीं बेचूंगा, सिर्फ शहर ले जाकर बेचूंगा। सदानंद सभी को पूरी बातें बताता है, लेकिन फिर भी सब बेर खाने की जिद करते हैं। ठीक है, आप सभी इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आप सबको मुफ्त में कुछ बेर खिला सकता हूँ, लेकिन बेच नहीं सकता। सदानंद बेर तोड़कर सभी गांव वालों को थोड़ा थोड़ा सा देता है। सभी बेर खाकर बेर की बहुत तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सदानंद शहर ले जाने के लिए सभी बेर को तोड़ने लगता है। तभी एक बेर कहती है, सदानंद, तुम मुझे सुन सकते हो? सदानंद घबरा जाता है और आसपास देखने लगता है। कौन हो आप? मुझे नहीं दिख रहे हो। मैं बेर हूँ, ऊपर देखो तुम्हारे पेड़ पर। सदानंद बेर को बोलता देख आश्चर्य में पड़ जाता है। सदानंद, मैं एक जादुई बेर हूँ और यहाँ जितने भी पेड़ हैं, उन सभी पेड़ों पर जादुई बेर है। आगे जितने भी बेर उगेंगे सभी जादुई बेर होंगे। एक बार कोई भी इन बेरों को खाएगा तो इसे बार बार खाएगा और उनके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छाइयाँ आ जाएंगी। वे कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। क्या ये सच है? हाँ सदानंद, यह सच है। देखना, सभी गांव वाले वापस तुमसे बेर लेने जरूर आएंगे। थोड़ी ही देर बाद गांव वाले वापस बेर मांगने आ गए। इस बार सभी बेर खरीदने की जिद करने लगे। सदानंद कुछ न कर पाया और गांव वालों को बेर बेचने लगा। बेर का स्वाद बहुत मीठा था। उस बेर को खाकर सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी सदानंद की बहुत तारीफें करते हैं। कोई उसकी बुराई नहीं करता। यह सब चंदन देख लेता है और भीखन लाल के पास पहुंचता है। भिखन लाल, सदानंद वापस गांव में फल बेचना शुरू कर दिया है। उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी। भीखन लाल यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और सदानंद के खेत के पास पहुंचता है। हे सदानंद, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम वापस से गांव में फल बेचने लगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं उन सबको फल नहीं बेचना चाहता था, परंतु उन लोगों की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। साहब, आप भी कुछ बेर खाकर देखिए, ये बहुत ही मीठे हैं। नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है। साहब, थोड़ा ही खाकर देखिए, अच्छा ना लगे तो फेंक दीजिएगा। सदानंद भीखन लाल और उसके आदमियों को भी बेर देता है। भीखन लाल को भी बेर बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। अब भीखन लाल के मन में भी सदानंद को लेकर कोई बुरे विचार नहीं आते। वह भी सदानंद के लिए अच्छा सोचने लगता है। सच में ये बेर तो बहुत ही मीठा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब से तुम अपने बेर बिना डरे पूरे गांव में बेच सकते हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सदानंद यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। चंदन भीखन लाल से मिलने उसके घर जाता है। भिखन लाल, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे पूरे गांव में फल बेचने को कह दिया। चुप हो जाओ तुम। सदानंद एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं उसका कुछ बुरा नहीं करूंगा। ये लो, तुम अपने पैसे वापस ले लो। चंदन उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। सदानंद पूरे गांव में बेर बेचता है। सभी बहुत ही चाव से उसकी बेर खाते हैं। वह बेर बहुत ज्यादा मात्रा में उगने लगी, जिससे सदानंद अच्छे पैसे कमाने लगा। अब वह शहर में भी पहुंचाने लगा। जो भी सदानंद के बेर खाता था उसे बहुत आशीर्वाद देता था। इस तरह सदानंद खुशी खुशी रहने लगा और चंदन कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है।